ऑटो पायलट वाली जो ज़िंदगी है या कंफर्ट वाली ज़िंदगी है, आपको अगर इसको पूरी तरीके से एलिमिनेट करना है तो भाई अपनी जो है फीलिंग है इसको ऑब्जर्व करना, एक्शंस को ऑब्जर्व करना, खुद की थिंकिंग को ही उसके बारे में और ज़्यादा थिंक करना। आपकी इंटरनल पावर कि आपके अंदर की दुनिया में आखिर चल क्या रहा है, उस चीज़ को ऑब्जर्व करना और नए तरीके से अपने जो अंदर की दुनिया है वो अपडेट करना या फिर नए तरीके से डेवलप करना। तो अपनी ज़िंदगी जो है बहुत ग्लो अप फेज़ में बिता रहे हो, लेकिन फिर उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिससे आपको फिर से नेगेटिव फीलिंग जो है वापस आने लगती है। बेसिकली होता क्या है कि भाई आपको लगता है इंडिपेंडेंटली ज़िंदगी जी रहे हो, लेकिन अनकॉन्शियसली आपके दिमाग में वही रिपीटेटिव पैटर्न्स और हैबिट्स जो है वो इंटैक्ट है और उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो। आपकी सोशल कंडीशनिंग अच्छी हुई है तो फिर आप क्या करते हो कि भाई कोई भी टास्क को पकड़ते हो, जब तक वो टास्क ख़त्म नहीं हो जाता आप चैन से नहीं बैठते हो। तो ये सारा का सारा एक सबकॉन्शियस माइंड में जो पैटर्न्स है उसका खेल है कि आपने अपनी ज़िंदगी में हद से ज़्यादा कंफर्ट में बिताई है, और हद से ज़्यादा अगर आप ज़िंदगी अपने कंफर्ट में बिताओगे तो दिमाग को एक लेवल के बाद डिस्कम्फर्ट जो है थ्रेट की तरह फील होगा। जब आप ऑब्जर्व करोगे, इम्प्रूव करोगे टाइम टू टाइम, इससे होगा क्या, अपने आप में ही बोल सकते हो कि जो आपकी जो आइडेंटिटी है वो ऑटोमेटिकली जो है सबकॉन्शियसली रीवायरिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। और जब आप खुद अपने आप को ट्रांसफॉर्म होते हुए ऑब्जर्व करोगे, वो भी कॉन्शियसली और सो हेलो गाइस, होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है हर्षित चौहान और मैं लेके हाजिर हूँ एक नई वीडियो अपने चैनल की। और आज मैं बात करूँगा मेटा कॉग्निशन के बारे में। मेटा कॉग्निशन के बारे में अगर मैं थोड़ा बताऊँ तो अपने एक्शंस, अपने इमोशंस और अपने पैटर्न्स को ऑब्ज़र्व करना, उनको समझना कि भाई मैं क्यों इस तरीके से रिएक्ट करता हूँ, क्यों मेरे जो इमोशनल पैटर्न्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, या फिर अपने लाइफ इवेंट्स को ऑब्ज़र्व करो जिससे आप क्यों इस तरीके से या फिर जिस तरीके से आप रिएक्ट कर रहे हो उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मेटाकॉग्निशन। और प्लस मेटाकॉग्निशन में मैं ये चीज़ भी ऐड करूँगा कि पैटर्न्स हो गया, जो मैंने ये सब एलिमेंट्स आपको बताए, इन सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके एक नए तरीके से अपने आप को डेवलप करना। एक होता नहीं है एक्सटर्नल पावर कि भाई मेरे को इतने मार्क्स लाने हैं, मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, ठीक है, मुझे ये चीज़ क्लियर करनी है, ठीक है, मुझे अच्छी पर्सनैलिटी मुझे बनानी है। ये सब चीज़ें तो बाहरी चीज़ है। मेटाकॉग्निशन का मतलब आपका आपकी इंटरनल पावर कि आपके अंदर की दुनिया में आखिर चल क्या रहा है, उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना और नए तरीके से अपने जो अंदर की दुनिया है, या फिर आप बोलो कि अपने अंदर का जो सॉफ्टवेयर है उसको ऑब्ज़र्व करना, उसकी कमियां और उसकी स्ट्रेंथ हुई उनको समझना और उसको अपडेट करना, या फिर बढ़िया तरीके से उसको नए तरीके से डेवलप करना। सो गाइज, अब आता हूँ मैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि है मोस्टली पीपल आर लिविंग इन दियर ऑटो पायलट मोड। इसका मतलब क्या है? मैं बोल रहा हूँ कि ऑटो पायलट मोड में जी रहे हैं अपनी ज़िंदगी। देखो, आपने भी ये चीज़ समझी होगी कि भाई आपको लगता है कि आप भाई इंडिपेंडेंटली जी रहे हो, अपनी ज़िंदगी बहुत खुल के जी रहे हो, लेकिन फिर उसके बाद आपको लगता है कुछ ऐसे इवेंट्स या फिर कुछ ऐसे पैटर्न्स जो है आपकी ज़िंदगी में घटित होते हैं जिनसे आपको लगता है कि यार मैंने काम तो बढ़िया से शुरू करा था, लेकिन ये उस तरीके से आप उसको अंजाम नहीं दे पाए। और हो सकता है कि भाई आपको लगता है कि भाई आप अपनी ज़िंदगी जो है बहुत ग्लो अप फेज़ में बिता रहे हो, लेकिन फिर उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिससे आपको फिर से नेगेटिव फीलिंग जो है वापस आने लगती है। बेसिकली होता क्या है कि भाई आपको लगता है, मैंने क्या बोला, लगता है आपको कि आप इंडिपेंडेंटली ज़िंदगी जी रहे हो, लेकिन अनकॉन्शियसली आपके दिमाग में वही रिपीटेटिव पैटर्न्स और हैबिट्स जो है वो इंटैक्ट है और उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो। अब इसका रीज़न क्या है कि भाई जो आपकी सोशल कंडीशनिंग हुई है, जिस इन्वायरमेंट में आपकी सोशल कंडीशनिंग हुई है या फिर आपकी जो प्रोग्रामिंग हुई है कुछ उस इन्वायरमेंट में, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो भाई। आप के जो सबकॉन्शियस पैटर्न्स है उसके हिसाब से आपकी जो हैबिट्स है, जो आप रोज़ करते हो, उसके हिसाब से आप क्या करते हो कि भाई
हो सकता है कि भाई कोई टास्क परफॉर्म करते हो और टास्क परफॉर्म करने के बाद आपको लगता है कि ठीक है मैं इस टास्क को कर लूँगा, लेकिन फिर एंड आने आने तक उसको छोड़ देते हो। या फिर अगर आपकी सोशल कंडीशनिंग अच्छी हुई है तो फिर आप क्या करते हो कि भाई कोई भी टास्क को पकड़ते हो, जब तक वो टास्क ख़त्म नहीं हो जाता आप चैन से नहीं बैठते हो। तो ये सारा का सारा एक सबकॉन्शियस माइंड में जो पैटर्न्स है उसका खेल है। कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, लाइक आपका डोमेस्टिक इन्वायरमेंट, उसके बाद है रिपीटेटिव हैबिट्स एंड रिपीटेटिव इमोशनल पैटर्न्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए भाई, आपके ऑटो पायलट मोड में ज़िंदगी जीने का। आपको भी थोड़ी ये चीज़ स्ट्रेंज लगी होगी कि भाई जिस तरीके से आप जो है अपने डे को प्लान करते हो, प्लान करने के बाद हो सकता है कि भाई उसे 3-4 दिन तक तो ठीक है बढ़िया तरीके से उसको फॉलो कर रहे हो, लेकिन उसके बाद जा कर के होगा क्या भाई, आप उसको छोड़ना स्टार्ट कर देते हो। आपको लगता है आपको एक मेंटली फिटिक फील होना स्टार्ट कर देते हो। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि भाई देखो, मैंने बोला ना सबकॉन्शियस पैटर्न, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि भाई हो सकता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में हद से ज़्यादा कंफर्ट में बिताई है, और हद से ज़्यादा अगर आप ज़िंदगी अपने कंफर्ट में बिताओगे तो दिमाग को एक लेवल के बाद डिस्कम्फर्ट जो है वो थ्रेट की तरह फील होगा, और थ्रेट की तरह फील अगर होगा तो इससे क्या होगा कि भाई जो काम है आप हो सकता है 1-2 हफ्ते के बाद उस काम को छोड़ दो। लेकिन ऑन दी अदर हैंड कि अगर आपने ज़िंदगी शुरू से ही डिस्कम्फर्ट में बिताई है, हार्ड टाइम्स में बिताई है, तो इससे होगा क्या कि भाई आपकी जो चीज़ मैंने बताई वो इफ़ेक्ट ऐसे करेगी कि भाई आप जब उस काम को आपका मन बिल्कुल भी नहीं करेगा उस काम को करने का, आप तब भी करोगे। इट्स बिकॉज आपके ब्रेन में वो सबकॉन्शियसली वो जो पैटर्न है वो इंटैक्ट है, इसकी वजह से वो क्या आप क्या करोगे, उस काम को करोगे ही करोगे। और मैंने लोगों में ये चीज़ बहुत अच्छे से नोटिस की है कि भाई जब भी उनको थकान लग रही है या फिर मतलब उनका मूड नहीं कर रहा, लेकिन तब भी वो जा करके वो काम करते हैं। इट्स बिकॉज उन्होंने डिसाइड किया है कि उस काम को ख़त्म करना ही करना है। और एक तो ये है, और अगर कहीं ना कहीं ये जो ऑटो पायलट वाली जो ज़िंदगी है या कंफर्ट वाली ज़िंदगी है, आपको अगर इसको पूरी तरीके से एलिमिनेट करना है तो कहीं ना कहीं आपको, मैंने बताया ना कि थोड़ा आपको मेटाकॉग्निशन, अपनी जो थिंकिंग है कि भाई मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, अपने पैटर्न्स और एक्शंस के अकॉर्डिंग आपको जो नेगेटिव फीलिंग आ रही है भाई मैं क्यों ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, तो इस चीज़ को मेटाकॉग्निशन यही बताता है कि भाई अपनी जो है फीलिंग है इसको ऑब्जर्व करना, एक्शंस को ऑब्जर्व करना, पता नहीं कि अपनी थिंकिंग को, अपनी खुद की थिंकिंग को ही उसके बारे में और ज़्यादा थिंक करना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस ओवर थिंक करना है, बस जस्ट उसको ऑब्जर्व करना है, अपनी आप को ऑब्जर्व करना है, और अपनी जो थिंकिंग के आपके जो पैटर्न्स है उसको ऑब्जर्व करना है। क्योंकि तभी आपका जो ऑटो पायलट मोड वाली ज़िंदगी है, जो कंफर्ट वाली ज़िंदगी है, उसके बारे में आप डीपली समझ पाओगे। जब आप डीपली उसके बारे में समझोगे तो आपको जो एक सेल्फ अवेयरनेस की जो सेंस है वो एक टाइम के बाद आनी स्टार्ट होगी, और उसके बाद आप लॉजिकली इसके अगेंस्ट में काम करना स्टार्ट करोगे। सो गाइज, अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट के ऊपर, जो कि है डनिंग क्रूगर इफेक्ट। डनिंग क्रूगर इफेक्ट रिसर्च थी जो कि उन लोगों पर हुई थी जिनके अंदर सेल्फ अवेयरनेस कम थी, और इस रिसर्च में ये पाया गया कि लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस होने की वजह से वो लोग अपनी क्वालिटीज़ को ओवर एस्टिमेट करते थे। जो चीज़ वो मतलब बार बार जो चीज़ वो गलती करते थे उनको वो इग्नोर करते थे, और जो उनके बार बार जो उनके पैटर्न्स थे वो उनको भी इग्नोर करते थे। इस वजह से क्या हुआ कि भाई उनके जो इवोल्यूशन के चांसेस थे वो कम हो गए। जो बार बार मिस्टेक वो लोग कर रहे थे उससे वो कुछ, पहली बात जो एक आउटकम था कि भाई इम्प्रूव करने वाला, वो बिल्कुल भी नहीं सीख रहे थे इग्नोरेंस की वजह से। और वो इसलिए भी था क्योंकि जैसा मैंने बताया कि उनको सेल्फ अवेयरनेस की जो एक मतलब उनकी जो खुद की सेल्फ थी, सेल्फ एस्टीम वो बहुत लो थी। तो इस जो रिसर्च थी उसने ये चीज़ दिखा दी कि सेल्फ अवेयरनेस अगर आपकी कम हो, और कोई भी अगर आप काम कर रहे हो या फिर कोई भी अगर आप क्या कर रहे हो, कोई भी अगर आप काम करते हो तो कुछ गलती कर रहे हो या फिर उस काम को इग्नोर कर रहे हो, तो लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस ये चीज़ दिखाता है कि भाई आप जो है इम्प्रूव नहीं कर रहे हो, उसको बार बार रिपीट कर रहे हो। अब यहाँ मेटाकॉग्निशन काम किस तरीके से करता है कि भाई अपने ही जो पैटर्न्स है, मतलब कि भाई आप गलती क्यों कर रहे हो उस चीज़ को
समझना, अपनी वीकनेसेस को समझना, अपने थिंकिंग पैटर्न्स को समझना, अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना, कंटिन्यूसली जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट है उसको ट्रैक करना। तो जब आप ये बार बार करोगे, हो सकता है कि आपके अंदर भी सेल्फ अवेयरनेस जो है वो बहुत कम हो, लेकिन जब आप हर चीज़ को एनालाइज करोगे अपने बारे में, अपने पैटर्न्स को, तो इससे होगा क्या कि आपको एक अपनी आइडेंटिटी का एक ब्लूप्रिंट मिलेगा कि भाई आपको किस तरीके से इम्प्रूव करना है और कहाँ पे आपको अपनी गलतियाँ और स्ट्रेंथ्स को इम्प्रूव करके उसको सही करना है। देखो सिंपली ये कर क्या रहा है, मतलब ये जो चीज़ है कि भाई मतलब अपने पैटर्न्स को नोटिस करना, उनको इम्प्रूव करना टाइम टू टाइम, तो ये है क्या कि भाई एक ये आपका सेल्फ फीडबैक लूप है। जब आप ऑब्जर्व करोगे, इम्प्रूव करोगे टाइम टू टाइम, इससे होगा क्या भाई, आप अपने आप में बोल सकते हो कि जो आपकी जो आइडेंटिटी है वो ऑटोमेटिकली जो है सबकॉन्शियसली रिवायरिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। और जब ऑटोमेटिकली वो चीज़ रिवायरिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी तो इससे होगा क्या कि भाई आप अपनी जो एक ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी है उसको आप खुद अपने आप को ट्रांसफॉर्म होते हुए ऑब्जर्व करोगे, वो भी कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली नए पैटर्न्स को बोल सकते हो अपनी हैबिट्स के थ्रू अडॉप्ट करके उसको आप जो कंटिन्यू है वो कर सकोगे। तो कहीं ना कहीं ये जो फीडबैक लूप है, आप जितना ज़्यादा इसको फॉलो करोगे, भाई आप किस चीज़ में गलती कर रहे हो, सिंपली बस इतना समझ लो कि कोई नई स्किल सीख रहे हो, तो आपने वो सीखी, आपने गलती करी, पैटर्न्स को नोटिस करा, लोगों से एडवाइसेस ली और उसके बाद उस चेंजेस करे, फिर आपने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करा, फिर उसके बाद आप फेल हुए, तो कहीं ना कहीं बार बार एक्सपेरिमेंटेशन के बाद इसके बाद जा करके जो वो चीज़ डेवलप होगी वो कहलाएगी कि हाँ भाई अब आप जा करके आप जो है बढ़िया तरीके से आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, और कहीं ना कहीं आप कोई स्किल हो गई या फिर कोई पेपर के लिए आपको कुछ क्लियर, मतलब जो नॉलेज, जिस लेवल की नॉलेज और इंटेलेक्ट चाहिए, तो कहीं ना कहीं तब जा करके आप उस जगह पे पहुंचोगे या उस चीज़ को अपने अंदर उतार पाओगे। सो गाइज, अब आते हैं अपने चौथे पॉइंट के ऊपर, जो कि है मेटाकॉग्निशन एंड इमोशनल कंट्रोल। आखिर है क्या चीज़? ठीक है, देखो मेटाकॉग्निशन इमोशनल रेगुलेशन का एक पावरफुल टूल है। जिस तरीके से आपके जो इमोशंस है, गुस्सा हो गया, डर हो गया, ठीक है, जेलसी हो गया, ओके, तो इन सब मेटाकॉग्निशन इमोशनल रिएक्शन यानी इमोशन और रिएक्शन के बीच एक बफर जोन का काम करता है। बफर की मतलब आप मेटाकॉग्निशन के अकॉर्डिंग में आप अपने जो इमोशनल पैटर्न्स है कि भाई मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मुझे इस सिचुएशन में गुस्सा क्यों आ रहा है, मैं इससे जेलस क्यों हो रहा हूँ, मुझे डर क्यों लग रहा है, मैं इतना ज़्यादा भी खुश क्यों हूँ इस सिचुएशन में। तो इन सब चीज़ों में एक गैप क्रिएट करता है, एक बफर बनाता है, जिसमें आप इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो। और जब आप इनको ऑब्जर्व करोगे, इनको जितना ज़्यादा समझोगे, तो इनको जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे, तो आपको एक अपनी आइडेंटिटी में जो एक फ्लॉ दिखता था कि भाई आई एम नॉट इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन, तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ बढ़िया तरीके से, मतलब एक होता नहीं कि पैटर्न को नोटिस करना, फिर उसके बाद बताए फीडबैक लूप, तो उसको जब आप नोटिस करोगे, इम्प्रूव करोगे, तो एक जो इमोशनल इंटेलिजेंस है आपकी बढ़िया तरीके से प्रोसेस हो पाएगी। एक सबसे बड़ा एडवांटेज मेटाकॉग्निशन का ये भी है कि भाई आपको पहले जो आप डिसीजंस अपने एकदम रिएक्टिव पोजीशन में आकर के ले रहे थे कि मतलब गुस्सा आ गया है, जेलसी हो गया या खुश हो गया, तो इससे होगा क्या कि भाई आप जो है अपने डिसीजंस जो है ऑब्जेक्टिवली हैंडल करोगे। अपने डिसीजंस एक तो ऑब्जेक्टिवली आप हैंडल करोगे, और दूसरा जो एक चीज़ है भाई, रिलेशनशिप आपको पता है कि आज के तारीख में कितना ज़्यादा बदनाम है। तो अब अगर आप देखो कि भाई आपको किसी लड़की पे क्रश है, लेकिन कहीं ना कहीं जब अगर सामने वाला पार्टनर अपने ही रिलेशनशिप को ऑब्जेक्टिवली देख रहा है और आप हो कि अपने इमोशंस में हो करके उसको अपना अटेंशन दे रहे हो, तो ये आप ही के लिए, आप खुद सोचो ना कितना ज़्यादा आपके लिए डिसएडवांटेज है। भाई सामने वाला के पास कॉग्निटिव जो एबिलिटी है, जिसमें वो अपनी जो रियलिटी है कि भाई आप उसको प्यार करते हो, उसको क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आप हो कि उसमें क्वेश्चन नहीं कर रहे हो। आप हो कि बस ठीक है मेरा काम चल रहा है, मैं इसको टाइम दे रहा हूँ, मैं इसको अटेंशन नहीं दे रहा हूँ, और सामने वाला बंदा या बंदी जो ऑब्जेक्टिवली अपने जो आपका रिलेशनशिप है उसको हैंडल कर रही है, स्ट्रेटेजिकली आपको अपना टाइम दे रही है, और हो सकता है कि स्ट्रेटेजिकली अपना टाइम किसी और को भी दे रही है। तो खुद सोचो ज़रा कि जब आप, मतलब सामने वाला बंदा
सामने वाला बंदा ऑब्जेक्टिवली ही जब आपको आपका दिल तोड़ के जाएगा तो आपको कैसा फील होगा भाई? आपके इमोशंस झलक जाएंगे, क्योंकि आपका क्रश आपको आया, आपको प्यार हुआ, आपने उसको कन्फेस किया, लेकिन उसके बाद जा कर के जब मतलब आपको तो नहीं पता था कि भाई वो ऑब्जेक्टिवली हैंडल कर रहा है, जस्ट बिकॉज उसने हाँ बोल दिया है, लेकिन उसके बाद जा कर के जब आपको जो एक फीडबैक मिला, उसके बाद जा कर के आपको रियलाइज़ होगा कि भाई सामने वाला जो बंदा या बंदी है वो ऑब्जेक्टिवली हैंडल कर रहा था। और इसमें होगा क्या, आप ये वाली चीज़ भी रियलाइज़ ना करके आपको लगेगा कि भाई मैंने क्या किया, मैंने क्यों किया, मैंने किस चीज़ के लिए किया, और सामने क्या होगा भाई वो उस चीज़ से मूव ऑन कर जाएगा। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि ये फैक्ट है कि भाई अगर आप रिलेशनशिप अपना ऑब्जेक्टिवली हैंडल कर रहे हो तो आप उसमें, अगर आप लड़के भी हो ना, लड़के, तो भी आप बहुत अच्छी तरीके से उसमें मूव ऑन कर लोगे, जस्ट बिकॉज यू आर हैंडलिंग दैट रिलेशनशिप ऑब्जेक्टिवली। लेकिन अगर आप इमोशंस में कर रहे हो तो आपको ही पता है कि जो दुनिया का हाल होता है वही आपका हाल होगा। तो ये मेटाकॉग्निशन जो है ना, बहुत से लड़कों में पहले हार्ट ब्रेक के बाद लड़कों में एक चेंज ले आता है, या फिर कह सकते हैं उनको रिलेशनशिप को देखने का उनका जो नज़रिया है वो 360 डिग्री जो राउंड जो एक होता नहीं पर्सपेक्टिव, वो ही बदल देता है। और ये मुझे नहीं लगता कि कोई और आपको इस तरीके से बता पाएगा जो एक राज जो था वो मैंने आपको ये बताया। क्योंकि भाई मैंने जैसा बताया कि भाई मेटाकॉग्निशन के अकॉर्डिंग जो ये सब चीज़ जितने पैटर्न्स है, सामने वाला बंदा अगर सब चीज़ नोटिस कर रहा है गाइस, तो खुद सोचो यार आप कितने बड़े डिसएडवांटेज पोजीशन में हो। इस वीडियो को जो देख रहा है चलो ठीक है, उसको ये चीज़ पता है, लेकिन जिसको नहीं पता वो सोचो कि कितना डिसएडवांटेज पोजीशन में है। अगर आपको ये चीज़ भी पता है और जैसे मुझे ये सब चीज़ पता है, जो अगर मैं किसी बंदे से पूछूं तो वो अपने शब्दों में वो मतलब शब्दों से ही वो पैटर्न्स जो है वो जस्टिफाई कर देगा कि सामने वाला क्या कर रहा है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ है। तो इसीलिए ही लड़कियां जो है दिल तोड़ती है। क्यों? क्योंकि उनके पास मेटाकॉग्निशन एबिलिटी है रिलेशनशिप को, या फिर उसके जो परसेप्शन आप दे रहे हो प्यार वाले, उसको क्वेश्चन करने की। आप तो क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, क्योंकि जस्ट बिकॉज यू आर लविंग एंड यू आर डूइंग, मतलब जो भी चीज़ कर रहे हो खुल के कर रहे हो। तो मैं ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ कि भाई रिलेशनशिप बेकार है, लेकिन मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि अब टाइम ही बोल सकते हो ना कि उसको आप ऑब्जेक्टिवली अगर आप हैंडल कर रहे हो तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपके जो इमोशनल पैटर्न्स है उस पर ज़्यादा लोड नहीं आएगा आफ्टर ब्रेकअप। तो ये चीज़ है। तो कह सकते हो कि एक मतलब खुद समझो कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ, आपको बुरा लगा, मैंने इतने एफर्ट्स मारे थे, मेरा इतना टाइम गया, लेकिन इफ़ यू आर हैंडलिंग योर रिलेशनशिप ऑब्जेक्टिवली, मेटाकॉग्निशन एबिलिटी अगर आपके पास है, तो वो सेटबैक जैसे आपको मिलेगा, होगा क्या, आपको पता है कि ऐसा आप हो सकता है, या फिर आप कह सकते हो क्वेश्चन अगर आप अपने उस रियलिटी को करते हो तो इससे होगा क्या गाइस, जो डैमेज है, इमोशनल डैमेज आपको कम रिसीव होगा, इवन दो कि आप कितना भी उससे प्यार कर लो। सो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट के ऊपर, जो कि है सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड लर्निंग रिसर्च। तो इस रिसर्च के अकॉर्डिंग जो लोग अपने इम्प्रूवमेंट पैटर्न्स को नोटिस करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं कि भाई मैंने ये चीज़ अगर सीखी है तो मैंने किस टाइप से सीखी है और मुझे इसमें क्या इम्प्रूव करना है, और या अगर वो मिस्टेक कर रहे हैं तो किस टाइप की मिस्टेक कर रहे हैं और किस चीज़ के लिए मिस्टेक कर रहे हैं। एक तो ये चीज़, और उनके जो भी इमोशंस है कि भाई ठीक है, उनके जो भी इमोशंस है कि भाई अभी अगर मुझे काम करना है तो करना है चाहे कैसे भी हो। इन सब चीज़ों को जब वो ऑब्जर्व करेंगे, फीडबैक लूप बनाएंगे, लोगों से एडवाइस लेंगे, तो उनके जो इम्प्रूवमेंट के चांसेस है, मीन्स कि फास्टर इम्प्रूव होने के चांसेस वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जो लोग उसी पैटर्न में अटके रहेंगे कि भैया मैं अपने ही पैटर्न्स को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, सिर्फ सिचुएशंस को ब्लेम करते रहेंगे, लोगों को ब्लेम करते रहेंगे, उनके जो आउटर वर्ल्ड में जितने भी एलिमेंट्स हो गए या फिर जो फैक्टर्स हो गए उनको ही ब्लेम करते रहेंगे, तो इससे होगा क्या कि भाई वो कभी इवॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस रिसर्च ने सिंपली सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों को डिफ्रेंशिएट कर दिया कि भाई जिनके पास वो फीडबैक लूप था वो फास्टर तरीके से इम्प्रूव कर गए, लेकिन जिनके पास ये सब चीज़ें नहीं थी वो इम्प्रूव नहीं कर पाए। इस रिसर्च के अकॉर्डिंग
ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भाई सेल्फ रिफ्लेक्शन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भाई जब आप अकेले रह करके या फिर आप जब अपने लिए टाइम निकालोगे, ठीक है, अपने पैटर्न्स को, इमोशंस को और रिपीटेटिव जो हैबिट्स हैं उनको ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, उनमें उन अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझोगे, फिर उनके अकॉर्डिंग एक्ट करना स्टार्ट करोगे। आपकी जो सेल्फ अवेयरनेस है, ठीक है, वो आप अपनी और बढ़िया तरीके से बढ़ाओगे। अपने जो एक्शंस है उन पे कंट्रोल लाओगे, इमोशंस है उनमें कंट्रोल लाओगे, तो आप बढ़िया तरीके से इम्प्रूव करोगे। कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट आसपास जो है लोग नोटिस भी करने लगे हैं कि हाँ भाई तुम इम्प्रूव कर रहे हो, तुम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। और हो सकता है कि भाई आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बाहर झलकना भी स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं अपने एग्जाम्पल से बताऊँ तो मुझे भाई बातचीत करना या फिर कह सकते हो मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल्स थी वो बहुत ही थर्ड क्लास लेवल की थी। मैं एक इंट्रोवर्टेड हूँ, ठीक है, जबकि बोलता हूँ कि भाई मैं एम्बीवर्ट हूँ। लेकिन जब मैंने वीडियोस को शूट करना स्टार्ट करा, वीडियो में बोलना स्टार्ट करा, मैंने अपनी स्टोरी टेलिंग को इम्प्रूव करा, मैंने इंटरेक्शन में और ज़्यादा ध्यान दिया, मैंने इस सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया, मैंने अपनी वॉइस को ऑब्ज़र्व किया ज़्यादा। मुझे लगा कि भाई मैं बहुत ज़्यादा फेमिनिन जो है साउंड कर रहा हूँ। तो जब मैंने इन सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया, मैंने प्रैक्टिस करी और जब मैंने अभी इम्प्रूव किया तो मुझे दिखता है कि भाई आज के तारीख में आई नो कि मैं एक होता नहीं आर्ग्यूमेंट, तर्क वितर्क करने की जो एबिलिटी है वो डेवलप कर चुका हूँ। और वो मुझे ऐसी खैरातें मिल गई। मैंने इतनी सारी वीडियो शूट करी, उसके बाद जाकर के आउटकम ये निकला कि भाई कल अब चल के भाई मैं किसी टॉपिक पर अगर बात करूँ जिसके ऊपर मुझे नॉलेज है, प्लस मैं उस चीज़ के ऊपर अगर मैं प्रिपेयर करूँ तो मेरे अंदर एक ऐसी एबिलिटी है कि भाई मैं कुछ बोल सकता हूँ और बढ़िया डेप्थ के साथ बोल सकता हूँ। तो ये मेरे पास एक एडवांटेज है। कोई भी माइका लाल ऐसा नहीं है जो मुझे हो सकता है कि बातों से मैनिपुलेट कर ले, क्योंकि ये सब चीज़ जो है कह सकते हो कि टाइम के साथ डेवलप हुई है, लगातार रिपीटिशन और बार बार प्रैक्टिस करने की वजह से। अब आता है मेटाकॉग्निशन एंड इन रियल वर्ल्ड। भाई देखो, मेटाकॉग्निशन जो है एक स्किल है अपने ही थॉट्स और अपनी थिंकिंग को समझने की, अपने पैटर्न्स को समझने की। पर ये कब आएगी? जब आप अपने लिए टाइम निकालोगे, ठीक है, जब आप अलोन हो करके वॉक करने जाओगे, जब आप किसी सीरियस प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे होंगे कि भाई इसका सोल्यूशन निकालना है, फिर अब जब आप अकेले में बैठोगे, मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको अपने लिए टाइम निकालना है। आप अपने लिए टाइम निकालोगे तो उस अपने एक्शंस पैटर्न्स के बारे में ज़्यादा बढ़िया तरीके से सोच पाओगे और उनके जो सॉल्यूशंस है और क्या चीज़ आपको करनी है नहीं, आप बढ़िया तरीके से उसको कर पाओगे। लेकिन रियल वर्ल्ड में क्या है? डूम स्क्रॉलिंग, जो कि मैं अपनी वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ, और अननेसेसरी कॉन्वर्सेशंस, ठीक है, पार्टी वगैरह, ये सब चीज़ें। तो इससे होगा क्या कि भाई दिमाग आपको ओवर स्टिमुलेट हो जाएगा। इस वजह से दिमाग को ऐसी विंडो ही नहीं मिलेगी जिसमें वो दिमाग को आपको ऐसी विंडो ही नहीं मिलेगी जिसमें आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सको। तो इससे होगा क्या? आपके जो इम्प्रूवमेंट के चांसेस है या फिर आपके सॉल्यूशन के जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे और फिर आप रोते रहोगे भाई ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। बोलते ना, बाहरी एलिमेंट्स या फैक्टर्स को ब्लेम करना, वही जो है आपके दिमाग में चलता रहेगा। अब आते हैं अपने लास्ट पॉइंट के ऊपर कि मेटाकॉग्निशन को किस तरीके से डेवलप करें। देखो, मेटाकॉग्निशन को अगर आपको डेवलप करना है तो पहले तो अपने लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा, मोबाइल दूर रखना पड़ेगा 3-4 दिन तक, और फिर उसके बाद जब आप 3-4 दिन के बाद जा कर के जब आप अपने लिए टाइम निकालोगे तब आपको समझ में आएगा कि भाई आप क्या चीज़ सही कर रहे हो, क्या चीज़ नहीं, क्या चीज़ आपने इमोशंस में आके करी थी, क्या चीज़ आपने लॉजिक में आकर के करी थी। तो एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा सेल्फ रिफ्लेक्शन, कि भाई चलो ठीक है, अब आपको अपने टाइम मिल गया है तो आपको ये चीज़ ऑब्जर्व करना कि भाई अपनी इमोशंस को, एक्शंस को और पैटर्न्स को, कि भाई अगर मुझे ये सब चीज़ें मैं कर रहा हूँ तो मैं किस वजह से कर रहा हूँ, आखिर मेरा इंटेंट क्या था, सामने वाले का जो एक मकसद है वो क्या था। तो जब आप इन सब चीज़ों को क्वेश्चन करोगे, ठीक है, तो इससे होगा क्या? आप अपनी जो एक कांस्टेंट जो एक ऑब्जर्वेशन है आपकी अपने लिए, अपने जो एक ग्रोथ है या फिर हो सकता है अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए, आप उसको पॉजिटिवली उस चीज़ पे रिएक्ट कर पाओगे। फिर आता है अगली चीज़ जो कि है स्ट्रेटेजिक सॉलिट्यूड। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सॉलिट्यूड में जा कर के आपको ओवरथिंक करना है, नहीं। जब आप स्ट्रेटेजिकली सॉलिट्यूड में जाओगे, अपने लिए टाइम निकालोगे, तो मैंने क्या बताया, आप अपने बारे में सोचोगे। अब वो अलग बात है कि भाई अगर आपकी सोशल कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है कि जिसमें आप दूसरों के बारे में सोचते रहोगे
तो द थिंग इज़ कि आपको वो सोल्यूशन बिल्कुल नहीं दिखेगा और इम्प्रूवमेंट के चांसेस आपको बिल्कुल नहीं दिखेंगे। लेकिन अगर आप वही स्ट्रेटेजिक सॉलिट्यूड में जा करके अपनी फीडबैक लूप में जा करके अपने आप को समझोगे, तो इससे होगा क्या, आपको एक रोड मैप मिलेगा, आपको ब्लूप्रिंट मिलेगा आगे बढ़िया तरीके से परफॉर्म या रिएक्ट करने का। अब आता है अगला पॉइंट इसमें, जो कि है इमोशनल ऑब्जर्वेशन। भाई ठीक है, आपकी किसी से लड़ाई हो गई, ठीक है, आपका हो सकता है कि भाई मतलब बोलते हैं ना कि ऐसे, तो अगर मैं बोलूँ कि इमोशनल ऑब्जर्वेशन अगर आप करो तो मेनली लोग तभी करते हैं जब लोग की किसी से लड़ाई होती है, क्योंकि तभी एक गुस्सा ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा आप बोलो कि लोग जो है अपना इमोशनल ऑब्जर्वेशन है वो ज़्यादा करते हैं। भाई लड़ाई हुई, दूसरा हो सकता है कि उस लड़ाई से दूसरे वाले को हर्ट हो गया या वो रोने लग गया, या फिर आपका कोई काम था, वो लड़ाई होने की वजह से वो नहीं हो पाया, तो उसके बाद जब आप सॉलिट्यूड में जाओगे तो फिर आप एक जो इमोशन है गुस्सा, उसको समझोगे कि भाई मुझे गुस्सा इसलिए आया था क्योंकि इसने, इसका मकसद ये था और मेरा ये था, बात बन नहीं पाई इसलिए नहीं हो पाया। तो सोल्यूशन क्या है कि भाई आप सोल्यूशन इस चीज़ के बारे में सोचो कि भाई मुझे अभी ये करना है, गुस्सा नहीं करना है, जो भी चीज़ थी वो ख़त्म हो गई, तो तभी आप सोल्यूशन निकाल पाओगे। लेकिन अगर द थिंग इज़ कि आप अपने इमोशन में ही रहोगे कि गुस्सा ही आता रहा, तो सॉल्यूशन कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ सॉल्यूशन कुछ नहीं निकलेगा, ईगो क्लैश होगा, और कह सकते हो कि हद से ज़्यादा फिर आप सेल्फ ईगो अगर आप दिखाओगे तो फिर इट्स वेरी, बोल सकते हो, डेंजरस फॉर यू। जो हो सकता है, देखो कुछ लोगों में एक इमोशनल पैटर्न होता है कि भाई ठीक है, गुस्सा आ गया, मेरी गलती नहीं है तो नहीं है, होगी भी तो भी नहीं मानेंगे। एक होता नहीं कि जो भी कुछ भी हो जाए मैं दबूंगा नहीं इस साले से, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अगर ये चीज़ अगर आप दिखाओगे विदाउट इग्नोरिंग कि भाई आपकी जो एक सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको कंट्रोल कर रहा है ऑटोमेटिकली, तो इट्स नथिंग बट, बोल सकते हो कि लैक ऑफ सेल्फ ही बोलूँगा मैं। अब आता है आखिरी, मिस्टेक्स एनालिसिस। भाई देखो, ये तो चलो हो गया ऑब्जर्वेशन। भाई आपने कोई पेपर दिया और उसके बाद अब आपका जो सिलेक्शन था वो हुआ नहीं, तो इससे होगा क्या कि भाई आप एनालिसिस करोगे कि भाई मैंने मिस्टेक्स क्यों करी थी, किस चीज़ के लिए करी थी, और सामने वाले ने क्या ऐसी चीज़ें सही करी जिसकी वजह से मेरा नहीं हो पाया। तो जब ये आप चीज़ें करोगे तो अगले बार जब आप उस टेस्ट को, पेपर को दोगे, तो होगा कि आप अच्छा परफॉर्म करोगे। स्पोर्ट्स में भी यही है, आप पहले बेकार परफॉर्म करोगे, उसको ऑब्जर्व करोगे, तब जा करके आप इम्प्रूव करोगे, और उसके बाद जा करके ऐसे प्लेयर्स के लेवल पे पहुँचोगे जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये हो गया परफॉर्मेंस वाली चीज़। तो एज अ कंक्लूजन मैं यही बोलूँगा कि मेटाकॉग्निशन आपको एबिलिटी देता है, आपको अपनी दुनिया की अंदर की दुनिया की जो एक उसके पैटर्न्स हो गए, वहाँ की जो भी उथल पुथल हो गई, उसको समझने का। और आप अगर उस चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से समझते हो तो इससे होगा क्या कि भाई जो अभी फ्यूचर में आपके जो गोल्स है, जो फ्यूचर में आपका इम्प्रूवमेंट होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। तो अपनी जो दुनिया है उसको जितना ज़्यादा आप अपनी जो अंदर की दुनिया है उसको जितना आप समझोगे, तो ही आपको समझ में आएगा कि आपको बाहर किस तरीके से इम्प्रूव करना है। बाहर की दुनिया क्या हो सकता है, कहीं परफॉर्मेंस देनी हो, या फिर पेपर क्लियर करना हो, या टाइम पे कोई टास्क ख़त्म करना हो। तो इससे होगा क्या कि भाई जब आप बार बार अपने आप को ऑब्जर्व करोगे, भाई मैं टास्क क्यों नहीं ख़त्म कर पा रहा हूँ, परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, किस चीज़ के लिए नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो जो फीडबैक लूप में जब आप जाओगे, लोगों की एडवाइस लोगे, ठीक है, कुछ बोल सकते हो ना, अपने लिए पॉलिसीज़ बनाओगे। एक होता है ना कि भाई एक गवर्नमेंट क्या करती है, भाई उनको कोई वो स्कीम लानी है तो पहले वो पॉलिसीज़ बनाएंगे, पॉलिसीज़ बनाने के बाद वो इम्प्लीमेंट करेंगे, और उससे होगा क्या भाई, वो इम्प्लीमेंट करने के बाद जा कर के वो पॉलिसी जो है काम करनी स्टार्ट करेगी। तो आप अपने बारे में भी ऐसा ही है कि भाई जब आप ऑब्जर्व करोगे, फीडबैक लूप में जाओगे, लोगों से डिस्कस करोगे, ठीक है, फिर अपने लिए उन सारी चीज़ों को लिखोगे। एक और चीज़, लिखना, जर्नलिंग, ठीक है, वो करोगे तो आपको क्लैरिटी आएगी। उसके बाद जा कर के आप बढ़िया तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। तो मेटाकॉग्निशन एक बहुत ही मैं बोलूँगा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये तो हर एक इंसान के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि ये हमको अंदर की दुनिया, उसके अंदर क्या चल रहा है, आपकी सोशल कंडीशनिंग, हो सकता है ये टॉक्सिक
इन्वायरमेंट में हो, अच्छे इन्वायरमेंट में हो, या फिर अच्छे समय में हो या बुरे समय में हो, तो वो चीज़ों का एक मिक्सचर है। अगर आप उसको समझ जाओगे तो इससे होगा क्या कि भाई आपके जो इम्प्रूवमेंट के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। तभी एक क्लास में बोलते हैं ना कि होता नहीं कि एक क्लास में जो बच्चे हैं, क्यों कुछ बच्चे जो है वो टॉप कैटेगरी में आते हैं, क्यों कुछ बच्चे जो है बात की कैटेगरी, बोल सकते हो ना कि एक बैक बेंचर वाली कैटेगरी में आते हैं। ऑल्दो उनमें मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो है मेटाकॉग्निशन का। और जिनके पास ये चीज़ है, जो इस चीज़ पे काम करते हैं, वो जल्दी इम्प्रूव करते हैं। और मैंने अपनी बोल सकते अपने दोस्तों में भी ये चीज़ देखी है कि भाई ये सब चीज़ें जो है उनके अंदर जो भी चीज़ें हैं, एज अ बोल सकते हो सबकॉन्शियस माइंड में उनकी चीज़ें थी, इसलिए वो आज की तारीख में अच्छा कर रहे हैं। और ये चीज़ प्रूवन भी है, और कहीं ना कहीं रियल लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा रेलेवेंस बढ़ जाता है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।